टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम Easy वेक्टर्स थे। पढ़ेंगे, ठीक है। This call is now being recorded. सुनो, आज हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। आज हम वेक्टर्स का मतलब मेजर पोर्शन कंप्लीट करेंगे। कल क्या हम पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का जो पोर्शन रह जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वो रह जाएगा, वो करेंगे कल, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और फिर क्या करेंगे हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे। कल हम ये चैप्टर, हाँ कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद जो सैटरडे रहेगा ना क्लास, आपको तो मंडे से ऑफ रहेगा। सर क्लास की रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी? क्लास रिकॉर्डिंग रिसोर्स हम जो कर रहे हैं वो हम एक शीट पे ऐड कर रहे हैं। वो आपको पहले ही ग्रुप में सेंड किया गया है। मैं उसको टैग करूंगा क्लास के बाद, आप उस शीट पे जाइएगा, आपको वहां पे सारा निकल जाएगा, ठीक है। सर मैथमेटिकल टूल वाला चैप्टर हो गया पूरा? कल ये खत्म हो जाएगा पूरा। सर ठीक है? वेक्टर का सर वेक्टर भी उसी का पार्ट है। हाँ, वेक्टर भी मैथमेटिकल टूल्स में ही आता है, फिजिक्स में। सर इससे पहले सर आपने क्लास हुई है क्या? हाँ बताओ। सर आपने कल जो कराया उसका समरी करवा दोगे? ओवरव्यू। कल क्या कराया था हमने? कल हमने कराया पहले इंटीग्रेशन बोला, इंटीग्रेशन क्या होती है। फिर इंटीग्रेशन मतलब उसमें बोले कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल बोला, फिर इंपॉर्टेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन बोला, और हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोला हमने कल, है कि नहीं? सर वेक्टर्स इससे पहले हुआ है क्या क्लास को? नहीं, अभी आज स्टार्ट हो रहा है ये। ओके सर, बेसिक से ये, ठीक है। स्टार्ट करें हम अब? यस सर, ओके यस सर। ओके। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी सर। चलो ठीक है, देखो सर रिकॉर्डिंग ऑन करना। वो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? आज हम मैथमेटिकल टूल्स का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें टॉपिक जो है वो सर ब्लैक पे सर व्हाइट पर स्टार्ट करना है, व्हाइट पेन। हाँ, मैं व्हाइट से ही लिखूंगा आज, ठीक है। व्हाइट एंड ब्लू में इस्तेमाल करूंगा। अब देखो, टॉपिक जो हमें आज का है वो है वेक्टर्स, ठीक है। आज हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर की एडिशन कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो हम सारा पढ़ेंगे आज, ठीक है। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर के बाद यानी इस लेक्चर के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं हम, वेक्टर्स का ऐड, अगर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वेक्टर्स के वो हम देखेंगे आज। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको मतलब क्या जो आए गए क्वेश्चंस है नीट में, जेई में, सीबीएसई में, आपको वो आराम से हो जाए, ठीक है। सर फिर वो कब होगा ग्राफ्स वाला? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर फिर ग्राफ्स वाला कब होगा जो आपने बोला था, इम्पोर्टेंट ग्राफ? कल हो जाएगा, वो कल हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। पहले हम कल का थोड़ा जो रिवीजन असेसमेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है हमें इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? 1/क्यूब रूट ऑफ x dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन किसको करना है? अगर हम क्यूब रूट लिखेंगे वो होता है ना 1/x रेज पावर 1/3, यही बताओ, यही होता है ना। यस सर। ये सबको पता है ना क्यूब रूट किसके बराबर होता है? यस सर। अगर हमें स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 1/x रेज पावर 1/2। अगर क्यूब रूट हो गया दैट मीन्स x रेज पावर 1/3, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 4, x रेज पावर 1/4, है ना। Yes, sir. इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये नीचे क्यूब रूट है तो ये 1/3 आएगा नीचे। अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? x रेज पावर -1/3। Yes, 1/3. अब मैंने कल बोला था अगर x रेज पावर n है, डी है क्या आंसर? हाँ मैंने बोला अगर x रेज पावर n है
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx, तो वो किसके बराबर होता है? x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यही पढ़ाया था ना मैंने कल। Yes, यहाँ sir. पर Yes, यहाँ sir. पे n किसके बराबर है? यहाँ पे n बराबर है -1/3 के। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x रेज पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/3 प्लस 1 प्लस c यानी कांस्टेंट। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर x रेज पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 2/3 प्लस c प्लस c, वो आ जाएगा बराबर 3/2 3x x रेज पावर 2/3 3 प्लस c प्लस c। सी ऑप्शन। ठीक है, Yes, sir. यह सबको समझिए कैसे निकला। Yes, sir. सर ये कांस्टेंट का सी लिखना जरूरी होता है? हाँ, जब मैंने कल ही बोला, जब आपको ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. सर चलो। ये अंडर रूट का क्या मतलब होता है? सर, कल हाँ? जो क्वेश्चन आपने दिए थे एक बार वो वाला करा दीजिए सर, होमवर्क में। वो भी हम कर देंगे, वो भी हम कर देंगे, आप टेंशन मत। सर ये आपको जो जो क्वेश्चन आ रहा है आप वो करो, जो जो रह जाएगा मैंने आपको पहले ही बोला, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कल जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम पूरा एक क्लास लेंगे, डाउट क्लास लेंगे, उसमें हम सारा वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी डाउट हो सर एक बार ये क्वेश्चन और समझ। आप देख लेना, आप बता देना। ठीक है, मैंने बोला हमें इंटीग्रेशन करनी है 1/क्यूब रूट ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्यूब रूट मतलब हो गया x रेज़ पावर 1/3, वो मैंने लिखा। ठीक है, फिर जो ये x रेज़ पावर -1/3 ये नीचे, ये ऊपर लेके आएंगे, ये बन जाएगा x रेज़ पावर -1/3। अब मैंने कल रूल पढ़ाया था आपको, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है एक ऐसी फंक्शन की जो x रेज़ पावर n के फॉर्म में है, ऐसे उससे इंटीग्रेशन इसके बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे n था, यहाँ पे n किसके बराबर है? -1/3 के बराबर। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे रहेगी? x रेज़ पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, उसको सॉल्व करके हमें ये आंसर आया। अब आया समझिए? यस सर। यस सर। अब आया समझ? ठीक है, अब हमें आज पढ़ना है पहले वेक्टर्स। वेक्टर्स से पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने पहले ही पढ़ाया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, केवल मैग्नीट्यूड हो जिसके पास। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती कोई। सर क्वांटिटी इज हैविंग मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड है ना? सर ओनली मैग्नीट्यूड। यस सर। Good. इसको बोलते हैं, डिस्टेंस। हाँ, एग्जाम्पल हम मानेंगे स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, पावर, टाइम, मास, टाइम। ओके, हाँ, मास। यस ये तो स्केलर होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, यस ओके। सर। यस सर। अब देखते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर सर, सर जिसमें जिसमें दोनों क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी हो, Magnitude भी हो, डायरेक्शन। एग्जांपल है हमारा वेलोसिटी ओके, एंड ओके, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। वेलोसिटी, ओके, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, साथ साथ माइक म्यूट करो, साथ साथ धनंजय माइक म्यूट करो सब। अब देखो, जो हमने आज तक पढ़ा है वेक्टर क्या होता है उसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और परफेक्ट डेफिनेशन बोलेंगे आज। वेक्टर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक तो मैग्नीट्यूड हो ही, मैग्नीट्यूड तो जरूरी है, उसके अलावा क्या क्या हो, उसके अलावा उसके पास एक डायरेक्शन हो, है ना? यस सर। दूसरा, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तीसरा क्या होना चाहिए? उस वो मैग्नीट्यूड वो वेक्टर जो है ना वो फॉलो करना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ये दो लॉ को फॉलो करना चाहिए। सर लॉ वेक्टर एडिशन कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सिंपली अगर हम यहाँ पे बोलेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर एडिशन, अगर उसने ये तीनों चीजें फॉलो की तब जाके वो वेक्टर है। अगर नहीं की, तीनों में एक ही नहीं की, दैट मींस वो वेक्टर नहीं है।
बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से क्या बोला मैंने बोला कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है, और तीसरा वो क्या कर रहा है, वो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है, और फोर्थ क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वो भी फॉलो कर लेता है। यानी हम बोलेंगे सिंपली लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, तब जाके वो क्वांटिटी हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब अगर इन चारों में से एक नहीं हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं कर रहा है फॉलो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नहीं, एग्जांपल में आपको बोल दूंगा, यहाँ पे वेक्टर्स का कौन सा है, फोर्स वेक्टर्स का कौन Wait. एग्जांपल है, एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, और Wait. वेलोसिटी है, मोमेंटम है ना, और Momentum. ठीक है। अब मुझे ये बता यहाँ पे, बताओ, एग्जांपल में एक दे रहा हूं, बताओ प्रेशर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। शाबाश। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है शायद। Sir, scalar. ठीक है, ये दो आपके पास, ये मुझे कल पता होगा। ठीक है, ये आपको पास एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको कल लेके आना कि ये क्या है। ठीक है ना, कल मैं क्लास में पूछूंगा। ओके, यस सर। यस सर। गुड। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिर स्केलर है या नहीं है स्केलर, वो अलग बात है, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बताइए, समझिए, या आया समझ? ये सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ये भी फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर है। अगर इन चारों में से एक भी नहीं हो, एक ही मिसिंग हो, एक ही चीज को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, यस सर। अब देखो, अब वेक्टर को हम कैसे कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैंने बोल दिया एग्जांपल्स इसका। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको लिखना है वेक्टर कहीं पे लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? दो तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में, एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, दूसरा है मैथमेटिक। ठीक है ना, Yes, sir. अगर आपको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, आप कैसे रिप्रेजेंट उसको कर रहे हो? आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एक रे से। रे आपको पता है ना, रे कौन सी लाइन होती है, जिसके पास एक हेड हो और एक टेल हो। रे एक वो लाइन होती है जिसके पास सिर्फ एक ही हेड हो। ठीक है, तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिकली, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे मैंने बनाया है, यहां से यहां तक ये एक वेक्टर है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। उसमें जो ये पार्ट है, जहां पे हेड, जहां पे एरो नहीं लिखा है, इसको हम बोलते हैं टेल। जहां पे एरो है, जिस साइड पे एरो है, उस साइड को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? Head. ये समझ में आ रहा है? हेड। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और तीसरी बात, जो लेंथ ऑफ इस रे, जो इस लाइन की, इस रे की जो लेंथ है ना, वो हमें बताती है कि जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, सुनो, मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट, ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, दूसरा ये वेक्टर है बी। ठीक है, बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ए या बी? B का. B. ई का। क्योंकि डी की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है,
किसके कंपैरिजन में? as compared to A. एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो स्मॉलर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। जी सर। ओके, ठीक है ना? यस सर। सर ये क्या है? अब आया ये समझ? मैंने क्या बोला? Yes, sir. मैंने बोला Yes sir. एक वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, जिस लाइन के पास एक साइड पे एरो डालते हैं, या हम बोलते हैं तो दोबारा बोलना एक बार। हाँ ये सुनो बेटा, जिसने पढ़ा है ना वो जैसे आंसर करेंगे उसके बाद आप माइक साथ ही म्यूट किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब आवाज नहीं आती है, फिर वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना? ओके, अगर आप कोऑपरेट करोगे तभी बाकी बच्चे भी पढ़ेंगे। Okay, sir. थैंक यू। आप क्या करना है, जब मैं बोलूंगा कि आंसर आ रहा है तो आप माइक ऑन करके आंसर बोलो और साथ ही माइक म्यूट करो, ठीक है? ताकि बाकी भी अच्छे से सुने, बाकी भी आंसर करें। और मेरे से पहले मत बोला करो, मेरे के बाद जब मैं बोलूंगा कि समझ में आ रहा है तब आप बोलो, या जब मैं बोलूंगा बताओ वेक्टर क्या होता है तब आपको बोलना, पहले ही नहीं बोलना, ठीक है? और तीसरी बात, मैंने पहले ही बोला हैंड रेज किया करो, मैं फिर नाम बोला करूंगा वही बोलेगा आंसर, ठीक है? ओके सर। उससे थोड़ा मेंटेन रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। ओके, तो हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मैंने बोला कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक रे से। रे क्या होती है? रे एक लाइन होती है जिसके एक साइड पे हम एरो डाल देते हैं, दूसरे साइड पे हम डॉट डालते हैं, ऐसे पॉइंट डालते हैं। जिस साइड ये डॉट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, जिस साइड हेड एरो होता है उसको साइड हम बोलते हैं हेड, ठीक है? और जो लेंथ ऑफ दिस एरो है, ये एरो की लेंथ, ये हमें रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट मीन्स कि जिस एरा, जिस रे, जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है? ओके, ओके सर। यस सर। Yes sir. अब देखो, Yes sir. अब मैंने बोला मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को। मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को सिंपली एक कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ए से लिखेंगे, बी से लिखेंगे, सी से, डी से, कोई भी लेटर लिखेंगे कैपिटल, या तो ऐसे लिखेंगे सीधे कैपिटल लेटर से, या तो हम कोई भी लेटर लिखेंगे, जैसे ऐसे ए ऊपर ऐसे रे डालेंगे, ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, या ऐसे बी ऐसे भी रिप्रेजेंट, सी ऊपर एरो, डी ऐसे ऊपर एरो। हाँ बता, हाँ बता। देखो, हम अगर ब्लॉक लेटर से लिखेंगे ना, ब्लॉक लेटर से सीधे लिखेंगे ब्लॉक लेटर से, तो एरो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो एरो डालना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, Okay, sir. चलो ठीक है। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैं साथ साथ आपको Yes sir. एक्सप्लेन भी करूंगा और आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट वो रहा है कि अगर हम एक वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे पैरेलल वे में उसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है? ये मेरे पास एक वेक्टर ए है ऐसे, ठीक है? यस सर। इस डायरेक्शन में अगर मैं इस वेक्टर को आगे ले जाऊं, इसी डायरेक्शन में आगे ले जाऊं, यहाँ पे ले जाऊं, इसकी लेंथ भी उतनी ही रखूं जितना इसको पहले लेंथ है, उतनी लेंथ यहाँ पे भी रखूं, ठीक है? लेंथ चेंज नहीं करूंगा और इसी डायरेक्शन में ले जाऊंगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, ये वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है? ओके? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसी को इस तरह मूव करूंगा पीछे अलॉन्ग द सेम लाइन, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। बात आई समझ?
पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरी बात अगर मैं इसी ए वेक्टर जो है ना, इसी ए वेक्टर को, ये ऐसे था ना, इसको मैं पैरेलली मूव करूंगा इस डायरेक्शन में, पैरेलली। अब यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है, डायरेक्शन सेम है ना, जहां से अभी यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे भी वही सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। ओके, ओके सर। फिर यहाँ पे भी ऐसे पीछे आगे ले जा सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर को। सिंपली बोलना ये है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं पैरेलली मूव करा रहा हूँ, या आगे या पीछे या साइड वाइज मूव करा रहा हूँ। सर वो रिपीट करना क्या था। मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसको मैं आगे पीछे मूव करा रहा हूँ, ट्रांसलेट करा रहा हूँ अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। चाहे पहले ए यहाँ पे था, मैंने इसको अलॉन्ग द सेम लाइन इस डायरेक्शन में लिया, लैंग्वेज सेम रख के इस डायरेक्शन में लिया, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। या अगर मैं इसी ए को पैरेलली मूव कराऊंगा, यहाँ पे था ये, इसको मैं पैरेलल मूव यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लेके आऊंगा, या यहाँ पे लेके आऊंगा, या यहाँ पे लेके आऊंगा, और फिर यहाँ से ट्रांसलेट करके यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये सारे ए ही रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये वेक्टर सेम रहेगा। सबको आया समझिए। यस सर। पहला पॉइंट हुआ क्लियर Yes, sir. सबको, पहला पॉइंट हुआ सबको क्लियर। यस सर। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, देखो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर हम वेक्टर को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल, बट वो एंगल जो है वो 160 डिग्री से के बराबर ना हो, या 2 पाई के बराबर नहीं, कोई और एंगल हो, 30, 40, 45, 50, 180, 270, 250, 30, 360 डिग्री के बगैर कोई भी एंगल, दूसरा एंगल हो। ठीक है, सर तो- एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, मैंने इसको रोटेट कराया थ्रू सम एंगल थीटा, कराया ना रोटेट, अपनी पॉइंट पे इसको रोटेट कराया, ठीक है। ये जो एंगल है और ये वेक्टर जो है, ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए और बी बराबर नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, अगर हम एक वेक्टर को रोटेट कराएंगे बाय सम एंगल, जो एंगल जो है वो 360 के बराबर ना हो, तो वेक्टर चेंज होगा। तो वेक्टर, बात आ रही है समझ? यस सर। क्यों सर, चेंज हो रही है? इनका- देखो चेंज क्यों हो रही है, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक गाड़ी जो है एक ब्लॉक में मार रहा है, मैं ब्लॉक मार रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, यहां से एक डायरेक्शन थी, यहां से एक डायरेक्शन थी। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर, ये मान लेते हैं बी वेक्टर, इवन कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम मत है, नो सर। तो ए और बी सेम नहीं होगा, ए और बी सेम नहीं होगा। सर अब एक आया बार इसमें, सर चाहे एंगल किसी भी डिग्री का हो। हाँ, सर एंगल किसी भी सिवाय थीटा, थीटा किसके बराबर होता है, 360 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर सर 720। माइक म्यूट करो। हाँ बताओ। सर जो आपने तीन कंडीशन बताई है वो फुलफिल करनी चाहिए, तभी उसे वेक्टर कहेंगे। हाँ मैं वही बोल रहा ना, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए तभी वो वेक्टर है, अगर नहीं किया तो वो वेक्टर नहीं। माइक म्यूट करो, किसी को माइक, आदित्य माइक म्यूट करो। सर एक बार रिपीट कर दो। ये दूसरा पॉइंट, सर एक बार वाला मैं पॉइंट कर दो। बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट किया बाय सम एंगल थीटा, बाय सम एंगल थीटा। अब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ये सेम नहीं होंगे, ये सेम
क्यों नहीं सेम होगा। नहीं होंगे? क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आई समझी बात? सर ट्रायंगल हाँ क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। ओके मैं रिपीट कर लूँ, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? ओके मैं फिर से बोल देता हूँ। सर सर 180 डिग्री पे टर्न होगा तो बस उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, लाइक प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। वो भी मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में वेक्टर एक है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है सी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब मैंने इसको रोटेट किया, इस डायरेक्शन में बनाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में किसी एंगल के थ्रू रोटेट कराया इसको, ठीक है। जो पहला वेक्टर था सी और जो नया वेक्टर बना रोटेट करने की वजह से डी, ये दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों सेम नहीं होंगे? क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं रही। अब पहले की डायरेक्शन ये थी, अब इसकी डायरेक्शन ये है। अब आई ये बात समझ? यस सर। अब अगर एंगल 160 डिग्री 360 डिग्री था, अगर ये एंगल जिस एंगल से मैंने इसको रोटेट कराया वो 360 डिग्री था, जरा उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एंगल जा रहा है, ये मान लीजिए एक वेक्टर वी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसको रोटेट कराया ऐसे, रोटेट ऐसे 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 360 डिग्री एंगल से रोटेट कराया, तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे पहुंचा ना, अपनी डायरेक्शन में आया ना, यहाँ से आके अपनी पॉइंट पे पहुंच गया, है कि नहीं? यस सर। तो वो सेम ही वेक्टर रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने रखा थीटा 360 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा 360 के बराबर आया तो दैट में जो अपने वेक्टर था उसको मैंने रोटेट करके फिर से अपनी पोजीशन पे ले आया। ओके सर वो सेम पोजीशन पे आ गया। हाँ, वो अपनी ये डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना? आप यस सर। अब देखो, अब तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है, मान लेते हैं मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से एक्स एक्सिस है, यहाँ से वाई एक्सिस है, ठीक है, और इनके बीच में एक वेक्टर यहाँ से ये है, ये वेक्टर एफ है, ठीक है, ओके। ये मान लेते हैं ये किसी कुणाल ने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया था, अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने उसने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया था। दूसरा बंदा आया, उसने बोला मैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं एक्स की डायरेक्शन इस अलाउंग नहीं लूंगा, मैं एक्स की डायरेक्शन दूसरी लूंगा। उसने बोला मैं एक्स की डायरेक्शन ऐसे लूंगा, यहां से एक्स की डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहां बन जाएगी, ये वाई की डायरेक्शन। तो दूसरे बच्चे के लिए मान लेते हैं जुनैद, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये वाला एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर। सर रिपीट करना, आपने क्या बताया? मैंने बोला कि एक बंदा है, उसने रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया ये एक्स यहां से वाई यहां से, जो ब्लू से लिया मैंने कुणाल ने। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ से एक्स की डायरेक्शन नहीं लूंगा, यहाँ से वाई की डायरेक्शन नहीं लूंगा, मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैं एक्स की डायरेक्शन ये लूंगा। सर ये 2D में है क्या? हाँ ये 2D सर में है। इसलिए 2D में है क्या मतलब? हाँ तो एक्स और वाई 2D में ही आता है ना। नहीं, आपने x लिखा ना तो मेरे को लगा z भी आएगा, 3D में कन्वर्ट हो सकता है ऐसा कुछ। प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन पे है। मैंने एक ही प्लेन पे लिया है, मैंने 2D लिया है इसलिए। नो सर, वो आपकी गाड़ी बार बार आवाज कट जा रही थी, मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, आपकी आवाज बार बार कट। अच्छा ठीक है, ठीक। अब देखो, मैंने यहाँ से लिया एक्स डैश, यहाँ से लिया वाई डैश, तो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट लिया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर अपना एफ जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, समझ आई बात? यस सर। ये पॉइंट समझ आया? मैंने बोला कि अगर एक वेक्टर है गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, चाहे मैंने उसको रोटेट किया या ट्रांसलेट किया आगे पीछे, उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर उससे वेक्टर पे एक बार थर्ड केस दोबारा समझा दो पूरी।
सर सर उसका डायरेक्शन में सेम रहेगा। वेक्टर सेम रहेगा, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसकी डायरेक्शन पे ना इसकी वैल्यू पे। ओके सर। ठीक है, रेजोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा, वो मैं आगे बोलूंगा कल की क्लास में रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वो मैंने किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्लॉट किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने वेक्टर को डिफाइन किया। अब मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, चाहे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट किया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट किया, ठीक है, आगे पीछे मूव कराया, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यस सर। सर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, वो रेजोल्यूशन हम कल पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, रेजोल्यूशन चेंज होगा उसका, लेकिन हाँ वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, यस सर। अब फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है कि पॉइंट 4 बोल रहा है कि टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये सेम है। ये कब सेम है? ये तब सेम है जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगा। सर अगर ऐसा होगा तो दोनों एक ही कहलाएंगे ना, मतलब ए एंड बी अलग अलग कैसे बोलेंगे? सुनो ना, पहले बात सुनो, पहले आप अच्छे से ये समझो, फिर मैं बोल दूंगा। ए एंड बी आर सेड टू बी सेम, ठीक है, या इक्वल। ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी उनको हम, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं इनको तभी बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी है जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज सेम। दूसरा क्या है? डायरेक्शन भी सेम होगी। क्या होगी? डायरेक्शन इज सेम। थर्ड क्या होगा? बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी, तब जाके मैं बोलूंगा ये सेम, ये इक्वल है, तीनों वेक्टर इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूंगा मेरे पास एक एफ वेक्टर है, ये फोर्स है, ये कितना है? ये 2 मीटर पर सेकंड, ये मान लेते एफ है के, सॉरी वी मान लेते, वी वेक्टर वी है जिसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड along E, along east, along east। दूसरा वेक्टर मैं मानूंगा ए, सर थोड़ा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along east। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास दो वेक्टर्स है, एग्जांपल में दे रहा हूं, वेक्टर v जिसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड along east, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर है मेरे पास a जिसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along east। अब देखो, वेक्टर v का वैल्यू भी 2 है, मैग्नीट्यूड भी 2 है, a का भी मैग्नीट्यूड 2 है ना? v का डायरेक्शन भी along east है, a का भी डायरेक्शन along east है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो सेम है इनकी। लेकिन देखो, जो v वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो a जो है ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों जो है ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स a और v बराबर नहीं है। बात आई समझिए? यस सर। यस सर। सबको आया समझ? सबको आया समझ? लास्ट वाला मैंने लास्ट में बोला कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है a और b, मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल टू b। ये कब बोल सकता हूं मैं? जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक ही क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी को। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, मेरे पास एक वेक्टर v है, उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड है, अलोंग ईस्ट, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट की है। दूसरा वेक्टर है a जिसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग ईस्ट। अगर हम इन वेक्टर्स को देखेंगे, इस वेक्टर को भी, इस वेक्टर को भी, मैग्नीट्यूड दोनों का 2 है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है अलोंग ईस्ट। बट इनका क्या है? v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये दोनों वेक्टर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये दो इक्वल नहीं। ओके ठीक है सर। ओके सर। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, मान लेता हूं मेरे पास एक वेक्टर है, मान लेते n वेक्टर है और m वेक्टर है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये n है, इस डायरेक्शन में n है, ओके, इस डायरेक्शन में m है। आपको देखना है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है। आप कैसे फाइंड करोगे? आपको क्या करना है, आपको इसका टेल, n का टेल और m का टेल ये मिलाना है, ये मीट कराना है। कैसे मीट करोगे? देखो, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट मैंने बोला कि अगर हम वेक्टर को मूव कराएंगे सेम लाइन या पैरेलल टू ईच, है ना, पैरेलल, इन पैरेलल वे हम उसको मूव कराएंगे तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इस m को पीछे ले जाऊं, ऐसे यहां पे लेके आऊं, है ना, यस सर। तो ये वेक्टर सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये m ही रहेगा, है ना। और इस n को भी पीछे लेके आओ यहाँ पे, है ना, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो ये एंगल बनेगा इनके टेल्स के दरमियान, जो हम इनको मीट कराएंगे एट द टेल्स, जो वहां पे एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल। यहाँ पे हम बोलेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर n एंड m। अब आई ये बात समझ, मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। दूसरा तरीका है इन दोनों का एंगल निकालने का, या तो हम दो टेल्स को मीट कराएंगे, या तो हम क्या करेंगे, दो हेड्स को मीट कराएंगे। इसी m को अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे एक n ऐसे जा रहा है, ठीक है, p मेरा दूसरा ये है, यहां से ऐसे p जा रहा है, p एक दूसरा वेक्टर है। मुझे इन दोनों का एंगल देखना है, इन दोनों का एंगल के दरमियान क्या है। मैं करूंगा काम, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे, इसको भी आगे लेके आऊंगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के p के दरमियान, हेड्स के दरमियान, वो सर angle है। मतलब टेल और हेड के बीच के हाँ, अंदर। जो एंगल होगा टेल और टेल के बीच में या हेड और हेड के बीच में, दैट इज द एंगल बिटवीन सर अगर टू वेक्टर्स। अब अगर टेल और हेड है, उनके दरमियान एंगल है, वो हम नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, यस सर। सर बोला कि अगर टेल और हेड है तो अगर आपको एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के दरमियान, आपको उन दो वेक्टर्स का टेल मीट कराना है या हेड मीट कराना है। जो टेल मीट कराने पे एंगल बन जाएगा वही एंगल है, या जो हेड मीट कराने पे एंगल बन जाएगा वो एंगल है। अगर टेल और हेड मीट कराया, टेल और हेड, तो वो एंगल नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। सारे चैट बॉक्स में लिखो, जिसको समझ आया वो जल्दी लिखो। क्या बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 थे, इसलिए मैंने ये पढ़ाया यहाँ। सर बस स्लाइड्स पीछे कर रहे हैं थोड़ी, बस चेक कर रहा था कुछ। सर एक और। यस सर, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक वेक्टर पढ़ना है, यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ना है? यूनिट वेक्टर। आप नाम से ही देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा। यूनिट वेक्टर हो गया वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, डायरेक्शन मान लेते हैं, मैं मानूंगा यहाँ पे एग्जांपल में लूंगा, एग्जांपल मेरे पास एक p वेक्टर है, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर p, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो दैट मीन्स p क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ,
ओके, हेलो। यस सर। Yes, sir. यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 1 हो, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो। और सर इसको आप हाँ किसी बताओ। दूसरे एग्जांपल से समझा दीजिए। मैं बता देता हूँ। अब अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ए कैप, ऐसे, इसको हम ऐसे ऊपर कैप डालते हैं, या बी कैप, या सी कैप, या पी कैप, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आई कैप, जेड कैप। और इसमें कैपिटल और स्मॉल सब में कैप लगेगा? नहीं, कोई भी लिख सकते हो, कुछ मतलब स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, कैप ऊपर डालना है बस, हमें एरो नहीं डालना है, कैप डालना है। यूनिट वेक्टर के पास ऊपर कैप होता है, एक्चुअल वेक्टर जो असली वेक्टर हमारे पास होता है उसके पास ऊपर एरो होता है, ठीक है। यस सर। आई कैप जे कैप वो के कैप हाँ होता है, वो भी यूनिट हाँ, वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप, तो सर ये यूनिट वेक्टर ही होते हैं जो। हाँ वो भी यूनिट वेक्टर होते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, मेरे पास एक, आपने पता है ना, मेरे पास 3 डायरेक्शन होती है, यहाँ से एक्स एक्सिस है, यहाँ से वाई एक्सिस है, यहाँ से Z axis. This. हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग वाई, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स होता है उसको हम आई बोलते हैं, आई क्या है, और जो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई होता है, यानी जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और डायरेक्शन कहाँ की तरफ होता है, वाई की तरफ, उसका नाम हम बोलते हैं जे वेक्टर, जे के। और जो जेड की तरफ होता है, अलोंग जेड होता है, उसको हम के बोलते हैं, ठीक है। बात आई है समझ? यस मेरे पास हमारे पास तीन फिक्स डायरेक्शन है, एक्स, वाई एंड जेड। सर यूनिट वेक्टर्स होते हैं? क्या मतलब यूनिट वेक्टर होते हैं? सर मैं ये समझा। आई आई, कैप जे कैप। हाँ मैंने बोला मेरे पास तीन डायरेक्शन है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स, वाई एंड जेड, जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले ही नाम दे के रखा, हमने बोला वो यूनिट वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस हो, उसको हम आई कैप बोलते हैं, ठीक है, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह वो यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हो, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूनिट वेक्टर जो अलोंग जेड एक्सिस हो, उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई बात समझ? ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इसके अलावा हम और कोई अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते? हाँ, सारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, सारे अल्फाबेट बी सी डी ई, लेकिन हाँ अलोंग आई एक्सिस के लिए आप आई, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आप आई इस्तेमाल करें, अलोंग जे के लिए आप, अलोंग वाई के लिए आप जे ही इस्तेमाल करें, अलोंग जेड के लिए आप के ही इस्तेमाल करें। सर तो जो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इनके लिए यही 3 अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं? हाँ, ये हम बुक्स में ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब ये करना है तो यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा 2i कैप प्लस 3i कैप या प्लस 3j कैप, आपको ऐसे क्वेश्चन, मान लेते मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक वेक्टर ए है, वो कैसे लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। ये पहले आपको याद रखना है कि आई कैप का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब हो गया अलोंग वाई एक्सिस, के कैप का मतलब हो गया अलोंग जेड। क्योंकि ये हमने एज अ साइन कन्वेंशन पहले इस्तेमाल किया है, सारे बुक्स में ये करते हैं, इसलिए हमने 3 डायरेक्शंस के लिए 3 यूनिट वेक्टर्स पहले डिफाइन करके रखे हैं। आई कैप वो यूनिट वेक्टर है जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है,
जे के वो यूनिट वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस की तरफ होता है, के वो यूनिट वेक्टर होता है जो अलॉन्ग जेड एक्सिस की तरफ होता है। ओके सर हाँ बताओ। सर अगर हमें कोई मतलब इनके अलावा कोई और वेरिएबल यूज करना है तो हम उसको इंडिकेट करके लिख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, ये Z एक्सिस को। हाँ मतलब हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं बोलूंगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ की तरफ यूनिट वेक्टर है वो है ए, यहाँ की तरफ यूनिट वेक्टर है वो है बी, यहाँ की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है सी। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आपको ये नहीं देखना कि आई ही करते हैं, बट हम बुक्स में ज्यादातर आई करते हैं, इसलिए मैंने आई लिखा। सर जनरली आई जे के ही यूज होता है ना? हाँ जनरली आई कैप ही करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया ताकि आप जब कल क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगी कैसे ये है। ओके यस सर। अब आया ये समझ मैंने क्या किया। यस सर। ओके और दूसरी बात, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। ये सारे 1 के बराबर है ना? यस सर। और दूसरा मैंने क्या बोला? मैंने बोला यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड 1 होता है ना? तो अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा, मैं बोलूंगा ए इज ए वेक्टर, ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड along x axis। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 2i। लिख सकते हो क्यों? 2 इसका मैग्नीट्यूड है, i का मतलब ही क्या होता है? i का मतलब होता है यूनिट वेक्टर along i x एक्सिस। 2 मल्टीप्लाइड बाय i वो हो गया 2i, दैट मींस 2i। यानी जो a है, a का मैग्नीट्यूड 2 है बट डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है। i यहाँ पे देता है हमें डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, है कि नहीं? अब आया समझिए? यस सर। सबको आया समझ? सर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसे 2i कैप लिख सकते हैं। हाँ अगर मैं बोलता 2 मीटर पर सेकंड अलोंग y एक्सिस, तुम आप क्या लिख सकते हो? 2 जे के। अगर मैं बोलता 5 मीटर पर सेकंड अलोंग z एक्सिस, आप क्या लिखते? 2k कैप। 2k नहीं, 5 मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड, 5 कैप। अगर मैं बोलूंगा हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, अलोंग x एक्सिस, आप क्या लिखते? AI तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम ऐसे नोट लिख सकते हैं, जो वेक्टर होता है एक वेक्टर वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना? यस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यस yes लिख sir सकते हैं? इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? फिर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अब आया ये समझ? यस सर। yes sir ये याद रखना हमेशा, ठीक है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वो होता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो होता है बराबर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ओके यस ओके सर। ओके चलो करो फिर ये क्वेश्चन है। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, हमें बहुत पढ़ना है। देखो हमें बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स है हमारे पास A B C, हमें इन दरमियान क्या बोलना है?
एंगल ढूंढना है ए और बी के दरमियान, बी एंड सी के दरमियान, और सी एंड ए के दरमियान, ठीक है ना, एंगल ढूंढना। यह दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही बोला था अगर हम ए को किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव कराएंगे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मत, तो दैट मीन्स इस वेक्टर को मैं ऐसे पैरेलल चलाऊंगा, ऐसे, और यहां से भी ऐसे पैरेलल, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा ऐसे, लेके आ सकता हूं। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 30 डिग्री है ना? यस सर, है कि नहीं? यस सर। मैंने इस पूरे को ऐसे मूव कराया, इस डायरेक्शन में मूव कराया, तो एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, ए इस डायरेक्शन में रह गया, है ना। अब अगर ये 30 बना रहा है, पहले ही ये 30 बना रहा है, तो ए और बी के दरमियान कितना बन गया, टेल यहाँ पे मिल रहा है ना, टेल और टी, 30 प्लस 30 60 डिग्री आया। अब बी एंड सी के दरमियान बोल रहा है, बी एंड सी के दरमियान, ये बोल रहा है बी एंड सी दरमियान। देखो अगर इसको आप मूव कराओगे, इस बी को, एंगल बी को, ये ऐसे है ना 45, यहाँ पे ये है 30, है ना। जब मैं इसको मूव कराऊंगा यहाँ पे लेके आऊंगा, इसके ऊपर लेके आऊंगा ऐसे, 30 तो इसकी ऐसे जाएगा, ये बी एंगल, बी वेक्टर बन जाएगा, ये सी वेक्टर है, तो बी एंगल क्या रह गया बी एंड सी के दरमियान, ये छोटा सा 15 डिग्री। 45 माइनस 30 वो रह गया 14, रह गया ना, है ना। अब बोल रहा है कि ए एंड सी के दरमियान क्या है, ए एंड सी के दरमियान है, देखो 75 डिग्री। हाँ, ए तो ऐसे है, यहां से बना रहा है 30 डिग्री, सी तो ऐसे है, यहां से बना रहा है 45। अगर मैं इसको मूव कराऊंगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या बन जाएगा, हमें बन जाएगा यहां से एक्स एक्सिस है, यहां से ए आएगा, यहां से सी आएगा, ये 45 है, ये 30 है, तो क्या एंगल बन गया यहाँ पे 75। अब आया ये समझ? यस सर। यस चलो सर। अब हमें पढ़ना है लास्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसको मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उस वेक्टर को क्या हो जाएगा। देखो उस वेक्टर क्या होगा, ये बोल रहा है, ये रूल हमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, उसको मैंने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय मान लेते लैम्डा, तो हमें न्यू वेक्टर जो बन जाएगा, न्यू वेक्टर मान लेते हैं वो बी है, वो किसके बन जाएगा लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम्स ए। ये जो बी है ना, ये बी, देखो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो होगा बराबर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पर डायरेक्शन सेम रहेगी, जो ए की डायरेक्शन है वही बी की भी डायरेक्शन रहेगी। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं बोलूंगा आपको वेलोसिटी एक है v, एक गाड़ी की 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने इसको फोर्स दिया, इस वेलोसिटी मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 टाइम्स बन गई, तो न्यू वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। न्यू वेलोसिटी v डैश वो होगी ना 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। यस मगर वो किसकी डायरेक्शन, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही होगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी वेलोसिटी। मैंने इसको बस फोर्स पीछे दे दिया और अलोंग एक्स एक्सिस ही फोर्स दिया, इसकी 5 टाइम्स वेलोसिटी बन गई। फिर ये वाला एग्जांपल स्टार्टिंग से समझा दोगे एक बार। मैंने बोला मेरे पास एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने इसको फोर्स दिया अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई 5 टाइम्स, क्या हो गई 5, यानी 5 टाइम्स, यानी 5 मल्टीप्लाई करना है इस वेलोसिटी पे,
वो कितना बन जाएगा 5 × 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है। ठीक है, जो न्यू वेलोसिटी बन गई इसका वैल्यू क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। दैट मीन जो न्यू वेलोसिटी है, न्यू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था 2, न्यू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है 10, दैट इज 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? यस सर। और डायरेक्शन क्या है सेम, डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन भी एक को भी एक्स एक्सिस था दूसरे को भी एक्स एक्सिस है। हाँ अब अगर हम ये, हाँ बताओ सर ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये वेक्टर इनटू वेक्टर है ना, हाँ तो वेक्टर इनटू स्केलर कैसी होगी? ये वेक्टर इनटू वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर को मैंने एक स्केलर मल्टीप्लाई किया, एक नंबर मल्टीप्लाई किया। सर लेकिन दोनों वेलोसिटी में बता रखा है अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने बोला ना वही, मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दी, मैंने बोला ना हमारे पास एक बॉडी थी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 5 टाइम्स। यस सर। तो जो नई वेलोसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 5 × 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली 2 था अब 5 टाइम्स बन जाएगी, यानी 5 × 2 मीटर पर सेकंड बनेगी, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगी क्योंकि फोर्स भी एक्स एक्सिस लग रहा था। ठीक है, तो नई वेलोसिटी क्या बन जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 5 × वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस में। बट हाँ सर अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाई होती फिर, अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था तो वेलोसिटी नेगेटिव बन जाती। वही तो मैं बढ़ा रहा हूँ, दूसरा स्टेप वही है, दूसरा स्टेप वही है। अब देखो, अब अगर मैं नई वेलोसिटी को क्या कहता, नई वेलोसिटी जो है न्यू वेलोसिटी वो -5 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, -5 टाइम्स। उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से होता जो नई वेलोसिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी बन जाता, लेकिन क्या होता डायरेक्शन जो है वो अपोजिट बन जाती। यस सर। ठीक है, यस सर। बात आई समझिए। यस सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, जो नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय स्केलर जो आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। बट अगर जो आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव था, यानी उसका साइन नेगेटिव था, -5 -10 -2 -10 15, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सिर्फ नई वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सेम रहेगी। ठीक है, या समझ सबको? यस सर। सर अब बताइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मास कितना 3 kg, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर के साथ, एक वेक्टर ए है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया मास के, मास क्या है स्केलर, ये तो आपको सबको पता है। यस सर। हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन गई फोर्स, क्या बन गई 9 न्यूटन इच फोर्स। हाँ वो क्या बन जाएगी मास इंटू एक्स रहेगी, मास इंटू एक्स रहेगी। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इफ A is 3 meter per second square towards east, फोर्स किसके बराबर है m इंटू ए, तो फोर्स किसके बराबर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा 9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर टुवर्ड्स क्या रहेगा टुवर्ड्स ईस्ट ही रहेगा। क्यों,
ए भी ईस्ट की तरफ ही रहेगा, और जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो स्केलर था और वो पॉजिटिव स्केलर था, तो फोर्स भी ईस्ट की तरफ ही रहता, फोर्स भी ईस्ट की तरफ ही रहता। अब आया समझ? यस सर। सर ये नेगेटिव किसी नाइन ठीक है ना? सर ये नेगेटिव 9 होगा, नेगेटिव 9 न्यूटन। क्या बोल रहे हो? सर ईस्ट का मतलब तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव 9 न्यूटन हो सकता है। तुम बोल रहे हो ईस्ट का मतलब नेगेटिव होता है? आवाज नहीं आ रही है आपको बेटा। सर अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन उनकी वो जो हम डायरेक्शन हो वो अलग अलग हो। वो हम कल पढ़ेंगे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अभी हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, उसके अलग रूल्स है, वो हम अच्छे से कल की क्लास में फुल पढ़ेंगे। आज मैंने बस पढ़ा है कि अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वेक्टर क्वांटिटी को क्या होगा, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी इफ स्केलर पॉजिटिव होगा। अब अगर स्केलर नेगेटिव होगा तो बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा स्केलर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, उनको मैंने ऐड करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, जो हमें एडिशन करने के बाद जो न्यू वेक्टर निकलेगा वो किस तरफ होगा, वो किस तरफ होगा, उसका पहला है और इसका वैल्यू क्या होगा। पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देखो कैसे है, मैं बता देता हूं। मान लेते ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी जो है बी इस डायरेक्शन में, इनके दरमियान एंगल थीटा है, ठीक है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। ये बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है, ये बोलता है अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ये ऐसे वेक्टर्स है, ये एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना रहा है। मतलब इसका कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ए एंड बी उसके एडजेसेंट साइड्स रहेंगे, ठीक है ना। यस सर। यस ये सर। ये लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, और ये वेक्टर्स ऐसे है कि ये दो साइड्स बना रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स बना रहा है एक पैरेललोग्राम के, एक पैरेललोग्राम के, देन रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर के बराबर। और ये आर क्या है, आर होगा डायगोनल, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल थ्रू दिस एंगल। ओके, यस ये आया सबको समझ? यस यस सर। मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, इसको एक बंदा यहां से खींच रहा है फोर्स F1 से, तो आपको क्या लग रहा है किस डायरेक्शन में जाएगी बॉडी? आगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगी ना बॉडी। यस सर। यस सर। अब दूसरा बंदा आया, उसने यहां से फोर्स लगाया F2, अब बता बॉडी कहां से जाएगी? अब ये इस साइड से मूव करेगी या इस साइड से मूव करेगी, बताओ। डायगोनली ना ही यहां से मूव करेगी, ना ही यहां से मूव करेगी, ये बीच में जाएगी, यहां से मूव करेगी, ठीक है। यस सर। तो बॉडी यहां से मूव करेगी, इट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ठीक है, इसीलिए बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वरना ये करती ही नहीं इस डायरेक्शन में। वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ये वेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा किसके बराबर, वो होगा बराबर इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर। यानी अगर इस पैरेललोग्राम को डायगोनल ड्रॉ करेंगे थ्रू दिस एंगल, वो देगा हमें रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी का। ओके, यस सर। ठीक है। अब इस आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा थीटा। एंड सेकंड थिंग, अगर हम मानेंगे एज्यूम करेंगे ये जो एंगल आर है, ये आर एंगल बना रहा है ए के साथ फाई, तो tan ऑफ फाई किसके बराबर आएगा, tan ऑफ फाई आएगा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अरे फाई कहाँ से आया? ये फाई मैंने बोला ना, मैंने बोला देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नए से। मैंने बोला कि थीटा था इनके दरमियान एंगल, ए और बी के दरमियान एंगल। मैंने बोला अगर आर यहाँ से जा रहा है बी से, तो ये जो एंगल फाई है ये मैं मान लेता हूँ ये आर बना रहा है किसके साथ, ए के साथ। ओके ओके सर। अब आया ये याद रहेगा, ये याद रहेगा tan ऑफ फाई किसके बराबर होता है, बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। इस तरह आर किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या बोल रहे हो, सर ये वैल्यूज कैसे आई? ये वैल्यूज कैसे आए, ये हमने इसको, अगर हम इसको ये देखो यहाँ पे इस साइड को ना, इसको मैं पैरेलली मूव करूंगा, इस बी को पैरेलली मूव करूंगा, ये इस साइड पे आएगा ना, यस सर। आएगा कि नहीं आएगा। इसको मैं अगर रिजोल्यूशन करूंगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। इस साइड पे बनेगा बी साइन ऑफ थीटा, यहां पे बनेगा बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, बी कॉस ऑफ थीटा। उसको सोल्व करके ये आंसर आया। ये मैं कल आपको रेजोल्यूशन एंगल बना के ये मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आप बस याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने रेजोल्यूशन ऑफ एंगल नहीं पढ़ा। ठीक है ना, आप क्या लिख रहे हो, यासीन खान? ओ सॉरी, आई वाज थिंकिंग इट वाज वेस्ट साइड। बेटा वेस्ट साइड हम नेगेटिव एक्सिस लेते हैं, ईस्ट साइड हम पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं। पॉजिटिव वाई हम लेते हैं नॉर्थ और नेगेटिव वाई लेते हैं हम साउथ। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं यहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, उसके बाद मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट है, देखो मैंने बोला ना आर जो है ना, आर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आर कब मैक्सिमम होगा, आर कब मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, 45 डिग्री। आर मैक्सिमम व्हेन cos of theta, when cos of theta will be maximum। ठीक है, ए बी तो सेम रहेगा ना, अगर cos थीटा मैक्सिमम हो गया आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यह है समझ सबको? यस सर। मैंने बोला कि हमने रिजल्टेंट का वैल्यू लिखा था, हमने बोला रिजल्टेंट इसके बराबर है, रिजल्टेंट जो है वो इसके बराबर है, रिजल्टेंट। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जब थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो है वो 1 के बराबर आएगा, तब जाके ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। क्योंकि हमें पता है कॉस का वैल्यू जो है ना, कॉस का वैल्यू कॉस ऑफ थीटा वो हमेशा लेस और इक्वल -1 होता है।
लेस आर इक्वल टू 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका नेगेटिव होता है, -1 होता है, ठीक है। दैट मीन्स आर मैक्सिमम तब होगा जब कॉस मैक्सिमम, व्हिच इंप्लाइज कॉस ऑफ थीटा जब 1 होगा, 1 के बराबर होगा, तब आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसका मतलब हो गया जब थीटा 0 डिग्री होगा तब जो आर का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम आएगा। ओके सर। बताइए समझ। यस सर। जो यहां से लग रहा था ए, यहां से था दूसरा वेक्टर बी, इनके दरमियान जो एंगल थीटा है, जब ये 0 के बराबर होगा तब जाके आर मैक्सिमम होगा। 0 का मतलब क्या हो गया, जब ए एंड बी जो है सेम डायरेक्शन में होंगे, यस सर। तब उनका एडिशन जो होगा वो होगा मैक्सिमम, तब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और वो किसके बराबर आएगा रिजल्टेंट, आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा, A plus B. A plus B. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2s ab, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, Square. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर मैक्स किसके बराबर आएगा, A plus B. ए प्लस बी। सिमिलरली अगर आप देखोगे आर मिनिमम कब आएगा, Cos is equals to 0 degree. जब कॉस ऑफ थीटा मिनिमम होगा, तब जाके आर का वैल्यू मिनिमम आएगा। तो इट मीन जब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, 90 degree. -1 के बराबर, -1 के बराबर नहीं, -1 के बराबर। तो थीटा जब 180 डिग्री होगा तो सर थीटा एक 1, बार बता दीजिए। मैंने बोला आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। दैट मींस कॉस ऑफ थीटा का 1 वैल्यू होगा, क्योंकि 1 वैल्यू कॉस ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में पढ़ाया था, कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। तो जब कॉस ऑफ थीटा 1 होगा, दैट मींस एंगल 0 होगा, तो आर मैक्सिमम बन जाएगा उस टाइम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा, ए प्लस बी के बराबर। इसी तरह अगर आपको आर मिनिमम निकालना है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ आर क्या हो सकता है, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगा, वो तब बनेगा जब कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि आर डिपेंड कर रहा है कॉस ऑफ थीटा पे। आर कॉस ऑफ थीटा कब मिनिमम बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा मिनिमम बन जाएगा जब इसका वैल्यू -1 होगा। तो -1 कब होता है, जब थीटा 180 के दरमियान बराबर होता है। ओके, Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो उस वक्त आर मिनिमम किसके बराबर आएगा, उस वक्त y आएगा बराबर a माइनस बी के बराबर। क्या आएगा बराबर, a माइनस b। तो दैट मींस दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ r। ओके, Okay sir. अब हमारे पास दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या है, उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये बोल रहा है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी ऐसे दो वेक्टर्स है कि अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगा, ये मान लेते हैं हम, ये ए है इस डायरेक्शन में, और बी जो है वो इसके इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, समझ आया ये? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ए इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में। जो इन दोनों का एडिशन होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, अगर मैं इन दो ऐड करूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा, ए प्लस बी, वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो मान लेते हैं हम आर के बराबर। आर कहां से कहां तक होगा, आर यहां से स्टार्ट होगा, Line joining 2 points. हाँ, लाइन ज्वाइनिंग दिस ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं, ये होगा आर, मगर हेड टू हेड क्या मिलेंगे यहाँ। ठीक है ना। और इस आर का वैल्यू क्या होगा, इस आर का वैल्यू भी होगा वही सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। मगर ये थीटा कौन सा है, जरा बताइए थीटा कौन सा है,
ये थीटा ये एंगल नहीं है सर ए और बी के बीच वाला। हाँ, लेकिन ये वाला नहीं, मैंने पहले ही बोला ए और बी का एंगल वही होगा जब ये टेल और टेल मिलेंगे। दैट मींस ए को थोड़ा सा आगे लेके आना है, ए वेक्टर ऐसे करना है। तो ये जो एंगल है ये थीटा है। अब आया ये समझ सबको? यस सर। अब आया ये समझ Yes, sir. सबको? यस सर। ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? क्या बोल रहे हो? सर पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंस क्या है? सर मतलब कब कौन सा लॉ यूज करना है? कब कौन सा? वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। जब वहां से क्वेश्चन बोलेगा कि टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में है, आपको समझ में आ जाएगा आपको पैरेललोग्राम इस्तेमाल करना है। सर तो ऐसे ही बोलेगा ट्रायंगल, ठीक है, आप ट्रायंगल इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वरना फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ओके। यस सर। क्वेश्चन पे आया? यस सर। ठीक है, ये मैं सबट्रैक्शन वाला जो है ये मैं क्वेश्चंस के बाद समझाऊंगा। ठीक है, चलो शाबाश, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बोल रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस है, F1 एंड F2। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो F0 है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F1 जो है वो F0 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ F2 जो है वो भी F0 के बराबर है, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और एंगल जो है वो थीटा है। हमें क्या निकालना है? हमें रिजल्टेंट निकालना है दोनों के दरमियान। रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस टू F1 F2 cos ऑफ थीटा, है ना, cos ऑफ थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 F0 है, F0 स्क्वायर, F2 का भी F0 है, F0 स्क्वायर प्लस 2s F0 मल्टीप्लाइड बाय F0 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। ये आ रहा है समझ सबको? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ऐसे लिखेंगे F0 स्क्वायर F0 स्क्वायर यानी 2s F0 स्क्वायर प्लस 2s F0 स्क्वायर cos ऑफ थीटा, है ना। F0 2s F0 स्क्वायर कॉमन निकालते अंदर रहेगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा। F0 स्क्वायर का कट जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ थीटा, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। 1 प्लस cos ऑफ थीटा किसके बराबर है? इसकी फॉर्मूला किसको याद है? बताओ। देखो देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। cos ऑफ 2 थीटा होता है बराबर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस सर। लिख सकते हैं ना। देखो ये cos स्क्वायर थीटा है ना, माइनस लिखेंगे sin स्क्वायर को थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बनेगा ना। ये माइनस 1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल 2s cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? यस सर। है ना। अब देखो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। बताओ, लिख सकता हूँ? सर ये थीटा बाय क्यों आया है? मैंने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए मैंने लिखा है थीटा बाई 2। देखो ये खाली थीटा था, मैंने इसको नीचे भी डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई भी किया 2। मैंने लिखा है इसको 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब इसको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये वाली फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा बाई 2, वो बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा बराबर, ये बन जाएगा बराबर 2 टू द 4 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2s एफ नॉट कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये आंसर आएगा। ओके, यस सर। यस सर। अब बोलोगे आप किसी ने बोला था यहाँ पे 2 बाई थीटा बाई 2 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, ये वाली फॉर्मूला। इसके लिए मुझे 2 थीटा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी किया, 2 डिवाइड भी किया, ताकि मैंने इसको बनाया अब थीटा बाई 2। यहाँ पे भी आंसर भी आया थीटा बाई 2 का। देखो आया कि नहीं आया? यस सर। सबको आया ये समझ? यस सर। आ गया। यहाँ पे मैं समझाऊं अलग से? चलो सर अब ये क्वेश्चन, हाँ बताओ, अब ये क्वेश्चन समझाते हैं। ये क्वेश्चन, यस सर। 2 non-zero vectors a and b, 2 non-zero vectors a and b are such that mod of a plus b and mod of a minus b find the angle between। ये बोल रहा है कि दो a and b, मेरे पास दो वेक्टर्स है, a प्लस b का रिजल्टेंट और a माइनस b का रिजल्टेंट, वो क्या है? वो सेम है। तो मुझे बताओ फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। देखो a प्लस b का रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? मैंने अभी बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2s ए बी कॉस ऑफ ए। ठीक है, इस तरह a माइनस b का क्या होगा रिजल्टेंट? वो भी सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए बी कॉस ऑफ ए। बस इतना याद रखना है, इतना ही याद रखना है बस। ए प्लस बी और ए माइनस बी में इतना ही फर्क है रिजल्टेंट में। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहां से स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया? 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसको यहाँ पे लेके आओ, यहाँ बन जाएगा 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सर आपने 24 लिख दिया है गलती से, सॉरी 4ab कॉस ऑफ थीटा। देखो 4 भी कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, ab भी कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा इज 0। कॉस ऑफ थीटा कब 0 होता है? जब थीटा होता है बराबर 90, है ना? यस सर। वही बोल रहा था, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? 90। सर आपने 4 और ए बी क्यों काट दिया? ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में भेज दिया। ये एक्चुअली ये है कि 4 भी 0 नहीं हो सकता, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, दैट मींस 0 क्या है? सर इनको 4 और ए बी को मल्टीप्लाई है मैंने, तो इसे 0 के डिवाइड में भेज दोगे तो 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो भी तो 0 हो जाएगा। वो भी तो वही तो मतलब है, वो वैसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे मान सकते हो इन तीनों का
प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। दैट मीन्स इन तीनों में एक टर्म 0 के बराबर है। ए तो 0 के बराबर है ही नहीं, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा है ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए और बी 0 हो ही नहीं सकते। तो फिर 0 कौन है? कॉस ऑफ थीटा, उसी को मल्टीप्लाई करके ये 0 बन गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। A particle is simultaneously acted by two forces. दो फोर्सेस है, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। The net force on the particle is, नेट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा थीटा दिया ही नहीं, थीटा दिया ही नहीं। अब बताओ अब क्या होगा फोर्स का वैल्यू? यहाँ पे बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे लिखा है 7 1 5 बिटवीन 1 एंड 9। अब देखो, मैंने पहले ही बोला था ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जो कॉस ऑफ थीटा 1 होगा। ए प्लस बी, शाबाश, ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे? 4 न्यूटन। बी क्या है यहाँ पे? 5 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा फिर? 9 न्यूटन, है ना? अब बोलो आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ए माइनस 5 माइनस 4 आएगा ना? यस सर, 1 वो न्यूटन। कितना हो गया? 1 न्यूटन। दैट मीन्स आर का वैल्यू है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 9 न्यूटन तक। मिनिमम कहां तक जा सकता है? 1 न्यूटन तक। तो दैट मीन्स जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वो किस में लाया करेगा? 1 9 से न्यूटन लेस देन ग्रेटर देन 1, यानी इसका वैल्यू 1 से 9 तक आएगा। वही डी ऑप्शन है, बिटवीन 1 एंड 9। सर आर मिनिमम ए माइनस बी है या बी माइनस ए? क्या बोल रहे हो? सर आर मिनिमम ए माइनस बी है या फिर बी माइनस ए? वो दोनों ही सेम हो गया यहाँ पे। बता क्यों? सर दोनों सेम कैसे हो? यस सर, यस सर। और अगर सेम कैसे हो गया? अरे 5 को ये माइनस का वैल्यू होता है यहाँ पे, वेक्टर्स में माइनस का वैल्यू होता है सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। मैग्नीट्यूड अगर हम -1 बोलते हैं, -1 का वैल्यू मतलब हो गया मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी बस। अब आया समझिए? ओके सर। यस सर। सर यहाँ पे कोड लगा सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? सर जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कोड लगा सकते हैं ना? क्या लगाना है? मॉड? सर मॉड। हाँ लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड के टाइम तो मॉड ही लगाना होता है। ओके, ये आया समझ? अब ये क्वेश्चन यस सर। आज का टॉपिक है, आज आया सारा समझ जो मैंने पढ़ाया था? यस सर। ये रूल समझ आया? वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो आपको जो कल का क्वेश्चन है होमवर्क का, वही है। ये कल आप करके लेके आना, और मैं कल ये क्वेश्चन भी देखूंगा जो मैंने होमवर्क क्या रखा है, ये भी देखूंगा। ठीक है? ओके सर। सर आपने कल जो क्वेश्चन दिया था सर, उनमें से बता सकते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन में डाउट था। कल के? यस सर, कल जो होमवर्क दे रहे। कौन सा क्वेश्चन था? सर वो 5th वाला था। 5th वाला? बेटा हम क्या करेंगे काम, अभी मुझे वो पीपीटी खोलनी है, वहां से निकालना है। मैं बता देता हूँ, मैंने पहले ही बोला कि ये क्लास कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है? जो सैटरडे को चैप्टर क्लास होगा
उसमें क्या करेंगे हम, एक तो हम जो थोड़ा सा टॉपिक्स रहेंगे उसको 5-10 मिनट कवर करेंगे, फिर जो 1 घंटा बचेगा उसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चाहे आपका चैन रूल हो वो मैं फिर से थोड़ा सा बोल दूंगा, चाहे आपका जो होमवर्क के क्वेश्चन जो आपने नहीं किए वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर लोकेश सर ने बोला था कि जब एग्जाम होंगे तो क्लासेस नहीं होंगी, तो सर 25 से एग्जाम स्टार्ट है, तो सर हमारी क्लासेस कब तक हो सकती हैं? आपको सैटरडे लास्ट क्लास हुआ, 23rd से आपको क्लास नहीं है फिलहाल, फिर शायद आपको अक्टूबर में क्लास स्टार्ट होंगे। ठीक है, ओके सर। तो उसके बाद कब स्टार्ट है क्लास?